channel. Let's visualize India. So today our PPT is on crop production and management. Last time में हमने यही चैप्टर लिया था. ये क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें लास्ट जो PPT थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, जिसमें टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी हमने लिए थे, दैट आर खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. देन उसके बाद में हमने लिया था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसका फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर कर लिया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. आज हम लेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सोइंग. ओके, सो सोइंग क्या है? सोइंग होता है बेसिकली, द मीनिंग ऑफ द सोइंग इज जो हमारे बीज होते हैं, जो हमारे सीड्स होते हैं, उनको हमें मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर बोना या उसको रोपना, दैट आर कॉल्ड सोइंग. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो सोइंग है वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए. देन उसके बाद में वो हेल्दी सीड्स होने चाहिए, जिससे कि जो सीड्स है वो हमें अच्छा प्रोडक्शन, हाई यील्ड प्रोडक्शन दे सके. ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ें होती है जो हमारे सीड्स में होनी चाहिए. तो ये जो सोइंग है वो बेसिकली दो तरीके से होता है. ट्रेडिशनल लेवलर, जिसमें एक एनिमल और लेबर यूज़ होता है. देन होता है मैकेनिकल लेवलर, उसमें मशीन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये सोइंग जो है बेसिकली दो तरीके से होता है. तो उसके बाद में हम लेंगे हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड्स. ओके, उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ. मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, बहुत नहीं थी, थोड़ी छोटी थी. ओके, तो मेरी जो एक फ्रेंड थी, उसके दादाजी का फार्मलैंड था. हम लोग एक बार वहाँ गए थे. जब हम लोग गए तो हमने देखा कि उसके दादाजी ने हाथ में एक उनके हैंडमेड कंटेनर है जिसमें वाटर है. ठीक है, उसमें वो कुछ सीड्स डाल रहे हैं. तो हम लोग वो देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं. तो कुछ टाइम बाद हम लोगों ने नोटिस किया कि जो सीड्स है वो कुछ सीड्स पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, और कुछ सीड्स वाटर में स्टेन कर चुके हैं, नीचे बैठ चुके हैं. ठीक है, तो वी आर सरप्राइज्ड कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, मतलब ऐसा क्या है इसमें. तो वी वर आस्क्ड हिम कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये क्या है. तो उन्होंने हमें बताया कि ये सीड के सिलेक्शन की एक्टिविटी है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सीड है वो गुड क्वालिटी का है या नहीं. तो अगर हमने वाटर में जो सीड्स डाले हैं, जो बीज डाले हैं, वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो गुड क्वालिटी के सीड नहीं है. उनमें कोई होल है, कोई छेद है, या वो लाइटर है, वो बहुत ही हल्के किस्म के बीज है. ठीक है, क्यों? अगर उसमें छेद होंगे तो वो मतलब उसमें कुछ कीड़े खाए हुए हैं, जिससे वो जो हेल्दी सीड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते रह जाएंगे, और जो गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे वो वाटर में नीचे स्टेन कर जाएंगे. तो उन्होंने हमें बताया. ये जानने के बाद आपको ये सिलेक्शन ऑफ सीड्स का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आएगा कि जो इसमें लिखा है, सीड सिलेक्शन इज डन बाय सॉकिंग द सीड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर. एज आई से कि हमने एक बीकर लिया था वाटर का भरा हुआ. उसके बाद में जब बीज को जो थे उनको जब हमने वाटर में डाला, तो कुछ सीड्स जो थे वो वाटर में फ्लोट करते रह गए, क्योंकि वो होलो और लाइटर कैटेगरी के थे. ये पिक्चर है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो बैड और एम्प्टी क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, और जो गुड क्वालिटी के सीड्स हैं वो वाटर में नीचे, देखिए आप कैसे स्टेन कर चुके हैं, बिल्कुल नीचे पानी में बैठ चुके हैं. और जो बैड क्वालिटी के होंगे वो पानी में ऊपर तैरते रह जाएंगे. इसी तरीके से ये नेक्स्ट पिक्चर है, उसमें भी यही दिखाया गया है. जो अनहेल्दी ग्रेन्स होंगे वो वाटर में ऊपर तैरते रह जाएंगे, और जो गुड क्वालिटी और हेल्दी क्वालिटी के ग्रेन्स होंगे वो नीचे पानी में स्टेन करते रह जाएंगे. तो ये एक मैंने आपको छोटी सी स्टोरी सुनाई है. ये रियल लाइफ की स्टोरी है मेरी, मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की थी. तो इसीलिए ये एक एक्टिविटी है, आप चाहे तो अपने घर पे भी करके देख सकते हैं.
ओके, दैट आर टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। मैंने आपको अभी अपने लास्ट स्लाइड में बताया था कि दो तरीके के टूल्स यूज किए जाते हैं फॉर सोइंग सीड्स। दैट आर, फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड। सो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, उसमें एक एनिमल होता है और लेबर यूज की जाती है, ठीक है। Shaped like a funnel, seeds are filled, pipes having sharp ends goes into the soil, and that is the picture. Okay, so इसमें एक ऑक्स है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें एक ऑक्स, टू ऑक्स है, ठीक है। ऑक्स ले रखे हैं, देन उसके बाद में जो फार्मर है उन्होंने क्या किया है, जो वन फार्मर है उनके उसके एक हाथ में फ्यूनल पकड़ रखा है उसने, ठीक है, और एक ऊपर पाइप से सीड डाल रहा है। अब ध्यान से देखिए, उसने एक में एक जो बंदा है उसने एक हैंड में फ्यूनल को पकड़ रखा है और दूसरे हैंड से वो सीड डाल रहा है, और जो दूसरा बंदा है उसने नीचे से जो स्टैंड है वो पकड़ रखा है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो फ्यूनल होता है उसको ऑक्स के साथ एक लकड़ी की हेल्प से ऑक्स से जॉइंट बांध दिया जाता है, ठीक है। तो जो फ्यूनल है उसमें ऊपर से सीड्स को पाइप की हेल्प से जो नीचे हमारा फ्यूनल जा रहा है उसके जो एंड्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तो वो जो शार्प एंड्स होंगे वो नीचे मिट्टी में होते हैं, समझ में आया, वो मिट्टी में होंगे। और उसके बाद में जब अपन ऊपर पाइप की हेल्प से जब हम सीड्स डालेंगे उसमें, तो वो सीधा, सॉरी फ्यूनल की हेल्प से जो हम सीड्स डालेंगे वो सीधा पाइप से होते हुए सीधा सॉइल के अंदर जाता है। ओके, तो वो सॉइल इस तरीके से सोइंग की जाती है, वहाँ पे सीड्स इस तरीके से सोइंग की जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया हो पिक्चर देख के कि इसमें एक स्टैंड, लकड़ी का स्टैंड बनाया जाता है, उसमें उसको फ्यूनल को उस स्टैंड से बांधा जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। देन उसके बाद में उसमें फ्यूनल में एक पाइप लगाया जाता है, वो पाइप की हेल्प से उस फ्यूनल में ऊपर से सीड डाला जाता है, वो सीड्स नीचे पाइप से होते हुए सीधा जो शार्प एंड से उससे होते हुए सीधे सॉइल के अंदर जाता है। तो ये एक मेथड हुआ ट्रेडिशनल मेथड। ओके, इसमें लेबर लगती है, एनिमल्स यूज होते हैं और प्लस टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है ये। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स seeds uniformly at equal distance and depth. Seeds get covered by the soil after sowing, and this is the picture. इस पिक्चर में आप जैसे कि देख रहे हैं, जो सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल की जो मशीन है उसको ट्रैक्टर से बांध दिया गया है, ट्रैक्टर से उसको ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद जो सीड्स हैं वो ऊपर से अगर हम सीड्स डालेंगे तो वो यूनिफॉर्मली तरीके से एट इक्वल डिस्टेंस एंड एट इक्वल डेप्थ में वो सीड्स जो है वो हमारे सॉइल के अंदर जाएंगे। उससे क्या प्रॉफिट होगा हमें? एक बेनिफिट तो ये होगा कि जो सीड्स हैं वो इक्वली डिस्टेंस पे, मान लो अगर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो सब 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही सीड्स अंदर सोइंग होंगे, प्लस इक्वल डेप्थ में होंगे। ये नहीं कुछ सीड्स ऊपर रह गए, कुछ सीड्स ज़्यादा नीचे चले गए, वो नहीं, इक्वल जो डेप्थ होगी उसी में सीड्स सो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका बेनिफिट क्या होगा कि सीड ड्रिल यूज करने से जब हम सीड्स को सॉइल के अंदर डाल देंगे ना, देन उसके बाद में जो सॉइल है, सीड ड्रिल उस सॉइल को ऑटोमेटिक कवर अप करती हुई जाएगी। जो ट्रेडिशनल टूल होता है ना उसमें हमें, उसमें क्या होता है कि सीड्स को सॉइल के अंदर डालने के बाद वो जो ऊपर से मिट्टी से कवर अप करना होता है वो पूरी प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाता है। उसमें कुछ सीड्स ऊपर रह जाते हैं मिट्टी के ऊपर, कुछ सीड्स मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और सीड ड्रिल में क्या होता है, जब सीड्स एक तो इक्वल डेप्थ में जाएगी तो उसके ऊपर जो मिट्टी होगी वो सीड ड्रिल ही उसको कवर अप कर लेगी, मिट्टी वो खुद ही ऑटोमेटिक उसको ऊपर से डालती ही जाएगी, जिससे जो हमारे सीड्स होंगे
वो कोई भी ऊपर नहीं रहेंगे, सब मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, जो सीड्स ऊपर रह जाते हैं उनमें क्या नुकसान होता है, जो हमारी चिड़िया रानी है, हमारी बर्ड्स, वो उसको चुग के ले जाती है। ठीक है, तो मतलब चिड़िया चुग गई खेत, तो इससे हमें नुकसान होता है क्योंकि हमारे आधे सीड्स तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, आधे सीड्स बचते हैं, आधे सीड से आधा ही प्रोडक्शन होगा ना, पूरा प्रोडक्शन तो होगा नहीं क्रॉप्स का। इसीलिए सीड्स ड्रिल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जो सीड्स होगी वो प्रॉपरली तरीके से पूरे सीड सॉइल के अंदर जाएगी, जिससे हमारी जो चिड़िया रानी है, हमारी जो बर्ड्स है, उनको कोई चांस नहीं मिलेगा कि वो हमारे बीजों को, हमारे सीड्स को चुग कर हमसे दूर ले जाए। ओके, तो आई होप ये सीड ड्रिल का मेथड आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि टू बिकम अलाइव, हमें जीवित रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आप बोलेंगे मैम नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन, O2 फॉर ब्रीथिंग, ऑफ कोर्स ब्रीथिंग तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैम शायद फूड, बिल्कुल करेक्ट। हमें जीवित रहने के लिए, हमें सस्टेन करने के लिए, टू बिकम आवर लाइफ, हमें फूड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, फूड हमें कहाँ से मिलेगा? फूड हम जो खाना खाएंगे, जो हम ड्रिंक्स लेंगे, जैसे मिल्क हुआ, जूस हुआ, जो हम खाना खाएंगे, चपाती, सब्जी, दाल, वट एवर वी आर ईट, तो उन सब से हमें एनर्जी मिलेगी। दे आर गिव अस हाई रिच प्रोटीन, विटामिन एंड एनर्जी, जिससे हम हमारी डेली रूटीन वर्क कर सकते हैं। मान लो अगर आपने एक दिन खाना नहीं खाया, मीन्स सुबह ब्रेकफास्ट में भी कुछ नहीं लिया, देन उसके बाद में नून टाइम में भी कुछ नहीं लिया, देन उसके बाद में इवनिंग में भी कुछ नहीं लिया, और नाइट होते होते आपने कुछ भी नहीं खाना खाया, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज कि आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची, आपकी बॉडी किसी भी टाइम फैंट हो सकती है। ठीक है, तो हमें सरवाइव करने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फूड। ऐसे ही जो हमारी क्रॉप्स होती है, उनको भी अलाइव रहने के लिए, उनको भी जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए उनका फूड, और उनका फूड क्या होता है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो substances which are added to the soil in the form of poor nutrients for the healthy growth of plants. वो सब्सटेंस जो हम सॉइल में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रूप में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ, उस प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। या पिक्चर देख रहे हैं, इसमें है एक मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हमने क्रॉप लैंड में डाला है, देन उसके बाद में उस क्रॉप लैंड से क्रॉप्स कल्टीवेट हो चुकी है। ये एक पिक्चर दिखाई गई है, और जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि जो राइट हैंड में है उसके हैंड में क्या है? फर्टिलाइजर, और जो लेफ्ट हैंड में है उसके हैंड में क्या है? मैन्योर। ओके, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक क्रॉप को फुल्ली कल्टीवेटेड होने में। ठीक है, देन है हमारा मैन्योर। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? ओके, मैन्योर इस तरीको इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम फूड लेते हैं, जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ये सब नेचुरल चीज़ें। ठीक है, हम नेचुरल तरीके से खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मिल्क, देन उसके बाद में हम जूस भी लेते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हुई? नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट से हम ये होगा आपका मैन्योर। ठीक है, जो हमारे नेचुरल तरीके से हम खाना खा रहे हैं, सुबह का, दिन का, देन ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी में जा रहा है, ये सब नेचुरल तरीके से जा रहा है, तो ये होगा हमारा मैन्योर। इसी तरीके से जो प्लांट्स को नेचुरल तरीके से जो हम फूड दे रहे हैं, जो उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, वो कहलाएगा मैन्योर। मैन्योर रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो है वो सॉइल को
फुल्ली न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करता है, मतलब सब तरीके के न्यूट्रिएंट्स देता है, कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसको नहीं देता है। मैन्योर क्या होगा? खाद, हिंदी में अगर हम उसे कहेंगे तो खाद, ठीक है। मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बिल्कुल ये फुल्ली ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई भी मिलावट, कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज, जो प्लांट और एनिमल है उसका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन मीन्स जो प्लांट और एनिमल जो खराब हो जाते हैं, प्लांट्स जो एनिमल्स मर जाते हैं छोटे छोटे, है ना, तो उनका मिक्स होते होते वो सॉइल में मिक्स होते 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 मैन्योर बन जाते हैं। ओके, बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? ये हुए आपके बैक्टीरिया, फंगस जो हमारे सॉइल में रहते हैं और जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। जो हमारे प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी साबित होते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बिल्कुल भी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते। इवन ये जो होते हैं वो हमारे प्लांट को ज़्यादा हेल्दी रखने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये है पिक्चर। सो एक तो इसमें आपका मैन्योरिंग प्रोसेस दिखाया गया है। इस प्रोसेस में क्या है, आपने एक सुना होगा कुछ काफ़ी जगह, काफ़ी जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं उनमें एक क्या मेथड यूज़ किया जाता है कि दो तरीके के डस्टबिन रखे जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड द सेकंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा, जो हमारे घर के जो कचरा हो गए लाइक वेजिटेबल के पिल्स, फ्रूट्स के पिल्स, ठीक है, और या हमारे कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खराब हो जाते हैं वो सब, तो ये सब जो सारी चीज़ें होगी वो हम बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में डालेंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या डालेंगे, जो हमारे प्लास्टिक का कचरा हुआ या कुछ अदर जो होते हैं जिनको सिर्फ रिसाइकिल किया जाता है, तो वो सारा जो कचरा होगा, वो सारा जो वेस्टेज होगा वो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल में डालेंगे, ठीक है। तो वो जो अलग अलग करेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा, जो बायोडिग्रेडेबल वाले हैं उनको हम डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो सॉइल में डालेंगे तो उससे वो मैन्योर बन जाएगा, कुछ टाइम बाद में वो मिट्टी में मिक्सअप होकर डिकम्पोज होकर वो मैन्योर बन सकता है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको हम रिसाइकिल के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये है मैन्योरिंग का प्रोसेस। इसमें आप देख रहे हैं एक काउ डंक है और दूसरे में कुछ प्लस करके नीचे एक डस्टबिन सा रखा हुआ है, उसमें वो कुछ जो है लोग वो कचरा डाल रहे हैं, तो उन दोनों को ऐड होके ये क्या बनेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक ही जो पिक्चर है इसमें दिखाया गया है किस तरीके से जो मैन्योर है वो जो हमारा फार्मलैंड होता है उसमें उसको स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर। मैन्योर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये बिल्कुल नेचुरल फूड, जो हम हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चपाती, दाल, दूध पी रहे हैं, या ये सब जो चीज़ें होगी वो एक तरीके से आप मैन्योर समझ सकते हैं। ये पूरी नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो हम नेचुरल खाना खाते हैं वो उसी तरीके से प्लांट्स जो नेचुरल खाना खाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर, मान लो आप बीमार हो गए, ओके, देन आप डॉक्टर के पास गए, काफ़ी आप दिनों से आप बीमार थे, तो डॉक्टर ने जाते ही आपको क्या लगा दिया, ग्लूकोज, ठीक है आपके। तो जो वो ग्लूकोज लगाया उसमें उसने ग्लूकोज में क्या होता है, कुछ मिक्स होता है जो आपकी बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी देता है, जिससे आपकी बॉडी जो एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलनी स्टार्ट होती है। उसी तरीके से फर्टिलाइजर में क्या होता है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता, ये पूरा केमिकल यूज होता है, इसमें पूरे केमिकल्स होते हैं जिससे हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको फर्टिलाइज किया जा सके, उनको फर्टिलाइजर, उनको फूड दिया जा सके थ्रू केमिकल्स, ठीक है। आया समझ में? मैन्योर फुली नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर नेचुरल नहीं होता, ये केमिकल ही होता है। सो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें किस तरीके से जो फर्टिलाइजर है उसको फार्मलैंड में स्प्रेड किया जा रहा है। और हमारा फर्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर्स आर फुल्ली केमिकल ऑफ कोर्स रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर होता है वो सिर्फ एक न्यूट्रिएंट्स होता है, हर एक फर्टिलाइजर में एक न्यूट्रिएंट्स होता है। ओके, सम फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट,
सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम एंड पीके। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ओके, तो ये कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम हैं। Excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. केमिकल है। अब नेचुरल सी जो बात है, हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। उसी वैसे ही अगर हम कुछ विटामिन की गोलियां ले रहे हैं, या फिर विटामिन के कुछ टैबलेट्स, इसके अलावा हमने प्रोटीन से कुछ टैबलेट्स ले रहे हैं, या ग्लूकोज के लिए कुछ हमने ये सब ड्रिप्स वगैरह यूज़ किए, तो ये एक तरीके से केमिकल्स हुए। ये उतने हेल्पफुल नहीं होंगे जितने हेल्पफुल हमारे नेचुरल फूड होंगे। उसी तरीके से फर्टिलाइजर भी उतने हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल, बट उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। फर्टिलाइजर को अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो हमारी सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, वो फर्टिलाइज होना धीरे धीरे बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसमें जो सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो इससे एक दूसरा नुकसान क्या होगा, हमें दूसरा इसका डिसएडवांटेज है वाटर पॉल्यूशन। इससे वाटर पॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि जो वाटर हम जो इरिगेशन हम कर रहे हैं, जो पानी हम हमारे क्रॉप्स को दे रहे हैं, वो क्रॉप्स में वो केमिकल्स मिक्स होंगे, तो जिससे वो क्रॉप्स जो पानी जो क्रॉप्स के अंदर जाएगा उसमें भी वो केमिकल्स मिक्स होंगे, तो इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल है उसको सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स वो दे रहा है। मैन्योर में खूब सारे काफी तरीके के न्यूट्रिएंट्स एक ही मैन्योर से हम हमारे प्लांट को देते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर में एक न्यूट्रिएंट में सिर्फ एक फर्टिलाइजर में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट होता है, उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होता। ठीक है, तो इस फर्टिलाइजर से बचने के लिए हम एक बहुत अच्छा मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन क्या हुआ, क्रॉप रोटेशन में हम जो हमारे क्रॉप्स है उसको रोटेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने एक बार वीट को कल्टीवेट किया, ठीक है, वीट तैयार हो गई बन के, देन उसके बाद में हम वापस वीट को कल्टीवेट नहीं करेंगे, हम उसके बाद करेंगे राइस को कल्टीवेट। ठीक है, तो जो वीट को कल्टीवेट करने के लिए हमें जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी वो वीट ने ले ली। उसके बाद में हमने राइस को कल्टीवेट किया, तो जब राइस को किया तो राइस को जिनकी जरूरत थी न्यूट्रिएंट्स की वो उसने ले ली। तो जब राइस बन रही थी उस टाइम पे जो वीट को जरूरत थी न्यूट्रिएंट्स की, वो वीट के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो उस सॉइल में बन रहे थे, तो उस सॉइल को टाइम मिल गया वापस अपने न्यू न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। समझ में आया? इस तरीके से सॉइल में हम एक ही तरीके क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के बजाय हमें क्रॉप्स को रोटेट करते रहना चाहिए, ताकि जो सॉइल को भी पूरा टाइम मिल सके, हमारे उसके जो न्यूट्रिएंट्स लिए ख़त्म हो चुके हैं वो वापस बनाने के लिए सॉइल को पूरा टाइम मिल सके। ओके, सो दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है हमारा differences between fertilizers and manure. Okay, fertilizer is an inorganic salt. मैंने आपको बताया था ये इनऑर्गेनिक है, ये फुली केमिकल बेस्ड होता है। और जो मैन्योर होता है इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्टेज एंड प्लांट रेसिड्यूज। ठीक है, ये नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसमें कि डिकम्पोजिशन होता है सॉरी ह्यूमन वेस्टेज का, प्लांट्स रेसिड्यूज का। ठीक है, अब फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में रेडी होता है बन के, और जो मैन्योर होता है वो फील्ड में तैयार होता है। A fertilizer does not provide any humus to the soil. A manure provides a lot of humus to the soil. Humus means जो हमारे ये जो होते हैं बैक्टीरियाज, फंगस, ये सब जो होते हैं, ये फर्टिलाइजर से हमें नहीं मिलते हैं, जबकि मैन्योर से हमें ये सब चीज़ें सॉइल में मिल जाती है। Fertilizers are very rich in plant nutrition like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. मैन्योर और फर्टिलाइजर में सिर्फ एक यही बेसिक डिफरेंस है जो मैन्योर को जिसमें मैन्योर में डिसएडवांटेज है कि
फर्टिलाइजर में खूब सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खूब सारे इन अ वेरी रिच क्वांटिटी में हम हमारे प्लांट में डाल सकते हैं, लेकिन मैन्योर में बहुत लिमिटेड, क्योंकि मैन्योर लिमिटेड होगा तो मैन्योर से हमें रिच क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा हमारे प्लांट्स के लिए, बहुत ही लेस क्वांटिटी में हमें मिल पाएगा। और जो फर्टिलाइजर है उससे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं हमारे प्लांट्स के, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है मैन्योर का ओके। सो नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ज़्यादा अच्छे से ले सकती है। इट मेक्स द सॉइल porous ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम easy। इससे जो सॉइल से जो गैस बनती है वो बहुत इजीली तरीके से सॉइल में मिक्सअप हो जाती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये इंक्रीज करता है माइक्रोब्स को उसके सॉइल के अंदर बढ़ाने में। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की जो टेक्सचर होता है, सॉइल की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। ये हुए हमारे एडवांटेज। देन उसके बाद है हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस सेगमेंट में बुक से रिलेटेड नहीं होगा, ये बुक से रिलेटिवली नहीं है, लेकिन ये आपके जो हमारे चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 1.35 बिलियन। देन उसके बाद में 159.7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ इंडिया लैंड इज अंडर कल्टिवेटेड। जो हमारी 159.7 मिलियन हेक्टेयर है, जो हमारी लैंड है वो अंडर कल्टिवेटेड है इंडिया की। तो आप ये रेशियो चेक कर सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। देन उसके बाद में उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। जो उत्तर प्रदेश है वो उसको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे। थैंक्स लास्ट है थैंक्स लाइक थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, और आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम। आई होप आपको ये जो हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें सोइंग हमने लिया था, मैन्योर और फर्टिलाइजर लिया था, ये आपको दोनों स्टेप्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट पीपीटी में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।